Hi everyone, good afternoon. I hope everyone is doing fine, and I came across this topic for today, and I thought it is worth discussing in today's point of view, and definitely will have a very holistic session on the topic. And even my understanding is limited on this topic, so I thought I should. Uh, Try to bring more light to the topic. So basically, it's a practice wherein we say the carry trade, wherein investor borrows in a currency with low interest rates and obviously reinvest the proceeds into something which gives higher rate of return. So it's a intriguing topic, and we always strive to like bring a perspective wherein which can affect our markets and global markets as well. So I even Sandeep Bhai has shared this in the morning, so that drive me to check what it is all about. So I thought of having a session, and since Sandeep Bhai is there, I would request him if he can give some more sense on the topic. And as and when we progress with the session, we'll take more questions, or maybe whatever you will be making us understand. There would be questions, some questions from that. संदीप श्योर। भाई ओवर टू यू। हाँ प्रिंस भाई, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, हेलो। थोड़ा सा लो आवाज आ रही है हाँ, बट वो आ रही है ये अच्छी। ट्विटर स्पेस ना काफी फनी एक्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो आई एम बीइंग शोन एज लिसनर, बट इट्स फाइन। आई मीन एज लॉन्ग एज अदर्स कैन। बाकी दिनों के कंपैरिजन में थोड़ी कम आ रही है बट आ रही है सर। अच्छा ठीक है। एक बार मैं फिर भी रिज्वाइन कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। बाकी एक सेकंड। अच्छा ओके। सो आवर ऑडियंस दोज हु हैव जॉइंड सो फार, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप बताएं कि वॉइस थिंग आपके एंड पे क्लियर है, बिकॉज हेलो, हाँ। हाय संदीप। अभी ठीक है? थोड़ी हाँ नहीं। बेटर है। बाकी एक बार ऑडियंस से पूछते हैं, वो एक बार कमेंट्स में आई कैन सी जय कुमार, बाबूलाल जी, सो दे कैन कंफर्म, और मे बी प्रतीक, प्रमोद जी, एक बार कमेंट्स में बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। और मीनवाइल अच्छा टॉपिक है और ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं में भी नहीं, है तो। हाँ कुछ दिन पहले ही मैंने ट्वीट किया था। 1 सेकंड मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कि अब इकोनॉमिस्ट बनने का समय आ गया है। तो दैट वाज अ वीक बैक, इट वाज अ मीम ऑब्वियसली, एंड दिस वाज नॉट फॉर मी, आई मीन फॉर एवरीवन। ब्यूटी क्या है कि मार्केट्स की, स्पेशली डायरेक्ट इक्विटी, इज ऑलवेज वेरी बॉटम अप, राइट? आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी कंपनी पे फोकस करते रहिए और चीजें चलती रहेंगी, अर्निंग्स आएंगी, चीजें चलती रहेंगी। बट समटाइम्स ग्लोबल इवेंट्स, मैक्रो इवेंट्स, या इंडिया मैक्रो या इंडिया जियोपॉलिटिकल और इंडिया पॉलिटिकल कैन बी सो स्ट्रांग कि आप 10 साल और 20 साल का व्यू लेते रहेंगे। तो अलग बात है, आपको 2 साल 3 साल के डीप साइकिल्स आ जाएंगे तो आपकी अर्निंग्स की सारी थ्योरी साइड में हो जाएगी। इनफैक्ट नॉट ओनली फ्रॉम स्टॉक मार्केट मल्टीपल्स perspective, many times these macro factors also impact the industries also, right? तो एक जनरल काफी रीजन है इकोनॉमिक्स के लिए, या मैक्रो फैक्टर्स के लिए, या टॉप डाउन इन्वेस्टिंग के लिए इन जनरल। क्यों? क्योंकि मार्केट्स इतने बुल मार्केट में गए हैं कि लोगों ने बेसिकली सीख लिया है कि इकोनॉमिक्स पर भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो एनीवे, आज की कॉल में, ये सेशन में इस पे नहीं जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। As a student of markets or a student of finance or a student of life, we should always know all perspective, how much weight we give to X versus Y is always individual calls. So straight away jumping into this, and then we can always come back to, macro, why macro matters, or why top down matters, or why liquidity matters. But before that, quickly just to open up the session. So ये जो carry trade word है, essentially कुछ नहीं है, सस्ते रेट पे पैसा लेना और जहां पे आपको ज्यादा यील्ड मिले, ज्यादा रिटर्न मिले, वहां पे पैसा लगाना, राइट? अब आप बोलोगे ये तो दिस इज द क्रक्स ऑफ एंटायर फाइनेंस। आप एफडी से लोन लेकर के, एफडी में पैसा डालते हैं, बैंक उसको उठा करके कॉमर्शियल लोन्स देते हैं, या आप लोन लेकर के एक ऐसे बिजनेस में डालते हो जहां पे आपको लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। तो इसेंशियली हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्रक्स यही है कि आपके रिटर्न शुड बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ फंड्स, right? So in that sense, every transaction which is happening is an intent to do carry.
बट स्पेसिफिकली उनके लिए कैरी वर्ड नहीं यूज होता है। कैरी प्राइमरली वर्ड यूज हुआ हमेशा ये जो एफएक्स आर्बिट्राज है, एफएक्स ग्लोबल करेंसी रेट्स आर्बिट्राज है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, अगर आप ये इसका बहुत ज्यादा गूगल गूगल में इनफ है, मतलब दिस वेरी पॉपुलर क्वाइन टर्म, तो इन्फिनाइट आर्टिकल्स, इन्फिनाइट रेफरेंसेस मिल जाएंगे, थोड़ी सी भी बेसिक सर्चिंग से पीपल कैन नो मोर देन व्हाट दे विल प्रॉब्ली नो फ्रॉम सच ए सेशन। तो जब जापानीज एसेट बबल कोलैप्स हुआ था पोस्ट प्लाजा कार्ड लेट 80s, तो व्हाट वाज हैपनिंग विद चाइना 3 years बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम ट्रम्प, कि वो बेसिकली चाइना को बोल रहे थे ना कि आप अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू करिए, उन पे टैरिफ सैंक्शंस लग रहा था। सेम चीज जापान के साथ हुआ था लेट 80s में, जब वो बहुत तेजी से बढ़ा था तो सारी वेस्टर्न पावर्स ने, न्यूयॉर्क में प्लाजा होटल में एक कार्ड हुआ था कि जापान में आपको अब आपको करेंसी डिवैल्यू नहीं कर सकते। तो उस पर खैर कभी डिटेल में बाद में जाएंगे, बट बॉटम लाइन है कि उसका जापानीज एसेट बबल क्रैश हुआ था। जापानीज स्टॉक एक्सचेंज में 40,000 में था वो नंबर, इट नेवर टच्ड फॉर नेक्स्ट 30 years, फ्यू इयर्स बैक इट टच्ड। और वो नंबर भी काफी मिसलीडिंग रहता है, क्यों? क्योंकि आप उसको ये इन टर्म्स में देख रहे होते हो। तो जैसे हम निफ्टी और सेंसेक्स भी देखते हैं तो हमेशा ऑब्वियसली आईएनआर टर्म्स में देखते हैं, यूएसडी टर्म्स में नंबर्स विल बी वेरी डिफरेंट। तो जब जापान में करेंसी गिरी, उसके बाद वो परमानेंटली डिफ्लेशन में चला गया कंट्री। और डिफ्लेशन की लॉजिक बड़ी सिंपल है, इट्स एन एजिंग कंट्री, इट्स ए कल्चरली ब्लॉक्ड कंट्री। So among the major countries, there is only one country which never allowed economic immigration, or for that matter any immigration, right? आप अपने आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत रेयरली सुनोगे कि कोई बंदा टोक्यो चला गया, इवन दो जापान गवर्नमेंट हमेशा अनाउंस करती रहती है प्लान्स, टीसीएस ने सेटअप्स डाले हैं, बट एज ए कंट्री कल्चरली दे आर वेरी ब्लॉक्ड। अगेन नॉट आवर जॉब टू जज देम ऑन दैट, कंपेयर टू लेट्स से यूरोप और यूएस। तो जहां पे भी डेमोग्राफिक्स एजिंग थी, लेकिन कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स ऑफ इकोनॉमिक इमिग्रेशन बोथ टॉप एंड एंड द लोअर एंड ensured that countries were surviving, but Japan never opened, and that is why it is a deflation. Prince, in fact, मुझे 2014 का आज भी वो फनी इंसिडेंस याद है। We all know that all these right wingers were good friends, Abe and Modi and all. So Abe and Modi दोनों के लिए 2014 में global markets were very bullish. But the funny thing was, one of the plank obviously along with the corruption was by Modi back then was कि हम महंगाई कम करेंगे, हुई नहीं हुई उस पर बाद में डिबेट करते रह सकते हैं। और अबे का ये था कि अबे या अबे इज प्रॉब्ली बेटर प्रोनाउंसिएशन, ही ऑब्वियसली वाज असैसिनेटेड फ्यू इयर्स बैक। सो उनका ये था कि मैं इन्फ्लेशन लाऊंगा। तो जापान में पिछले 25 साल से 30 साल से हर प्राइम मिनिस्टर, हर पॉलिटिशियन, हर सेंट्रल बैंकर का ये कमिटमेंट रहता है कि हम इन्फ्लेशन लाएंगे। तो ये बैकग्राउंड में इसलिए दे रहा हूं कि जापान में इंटरेस्ट रेट सबको ही पता है कि 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, इससे ऊपर कभी गई ही नहीं इन एंटायर 90s एंड लास्ट 35 years। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? और करेंसी रिलेटिवली स्टेबल है, मतलब इतनी नहीं है कि इमर्जिंग मार्केट जैसी है कि गिरती जा रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, बेसिकली जापानीज मार्केट से बोरो करते हैं और ग्लोबल मार्केट में डालते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल येन कैरी ट्रेड। और ये कंटिन्यूसली चलती है। इट कैन बी इन विद इन डेट ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कैन बी टू क्रिएट लेवरेजेस ऑल्सो। एंड इसका एक्सटेंशन हुआ यूरोपियन मार्केट में। सो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2008 के बाद यूरोपियन, स्पेशली जब पिक्स वाला पूरा एपिसोड हुआ 2011-12 में, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज सारे डिफॉल्ट के वर्ज पे थे, तो उसके बाद वहां पे भी नेगेटिव यील्ड आई। इनफैक्ट लो यील्ड तो पूरा डिकेड चली, अभी जाके धीरे धीरे ऊपर आई है। तो ये जो पूरा कैरी ट्रेड है, ये ग्लोबल कैरी ट्रेड बन गया, नॉट ओनली ये इन कैरी ट्रेड। तो पिछले 2010 से 2020 तक कुछ नहीं होता था, लोग यूरोप से भी पैसा उठाते थे और हायर रिस्क की यील्ड में डालते थे, नॉट ओनली यूएसडी। तो यूएसडी आर्बिट्राज तो है ही, बट यूएसडी भी रेट्स काफी कम चल रही थी पिछले 10-15 साल से। अब ये सारा पोस्ट कोविड के बाद ड्रामेटिक चेंज हो गया। तो सम टाइम इन 2017-18, या मैं एक नंबर इस पे बाद में ट्वीट कर दूंगा, around 25-30% of European sovereign debt was trading at negative yield. What does that mean? It means कि अगर आप उस बॉन्ड को 100 रुपए में खरीदोगे तो आपको कमिटमेंट दिया जाता है कि 1 साल के बाद आपको 99.5 मिलेगा। दैट इज व्हाट इट मींस। सो सेफ्टी की लॉजिक रिवर्स हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उसमें कूपन नेगेटिव होते थे, बट क्योंकि इतनी बॉन्ड बाइंग हो रही थी कि उसकी प्राइसेस इतनी ज्यादा होती चली जा रही थी कि इम्प्लाइड यील्ड नेगेटिव चली गई थी।
तो ये सब ब्रॉडर बैकड्रॉप है। अब फास्ट फॉरवर्ड कोविड, कोविड के समय सारी कंट्रीज ने रेट्स गिराए स्टिमुलस देने के लिए। यूएस ने किया, यूरोप ने किया, इंडिया की मजबूरी थी उतना नहीं किया। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम बहुत सारे अच्छे कदम इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास बुरे कदम के ऑप्शन ही नहीं होते हैं। सो वी ऑब्वियसली डिड मच बेटर जॉब देन अदर कंट्रीज, बट बाकी कंट्रीज में रेट्स पूरा गिराया। और पोस्ट कोविड के बाद जब रिवेंज इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई, वर्ल्ड ओपनड अप एंड सडनली इन्फ्लेशन हिट किया, तो सब कंट्री ने रेट्स बढ़ाना चालू किया, अनथिंकेबल रेट्स। सो यूएस ऑब्वियसली एवरीवन नोज की हाईएस्ट लेवल्स है फॉर गुड 20-25 ईयर्स। यूरोप में भी धीरे धीरे, शुरू में इनकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि इकोनॉमी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट उनको प्रिंस बहुत लंबा हो गया शायद, बट मैं एक समरी बताता हूँ कि इसको ट्रिनिटी प्रॉब्लम बोलते हैं सेंट्रल बैंकर्स की। तो सेंट्रल बैंकर्स ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं और ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो डबल सबको पता होता है। व्हाट समटाइम्स स्पेशली एज यंग एज या हम इकोनॉमिक्स में अगर कम इंटरेस्ट रखते हैं, तो व्हाट वी मिस टू अप्रिशिएट कि सेंट्रल बैंक हैव ए थर्ड पिलर आल्सो व्हिच इज एफएक्स। तो ये जो ये ट्रिनिटी प्रॉब्लम है हर सेंट्रल बैंकर की, दैट आल्सो डिसाइड्स। तो कई बार हमको लगता है यार इन्फ्लेशन तो ज्यादा नहीं है इंडिया में, तो रेट्स क्यों बढ़ा दिया? वो इसलिए बढ़ा दिया, इंडिया में इन्फ्लेशन पोस्ट कोविड कोई इतना एक्सेप्शनल हाई नहीं था कंपेयर टू वो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि यूएसडी 4.5% और 5% की यील्ड पे है और इंडिया 6 पे है, 6.5 पे है। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोग इंडिया से पैसा उठा के वापस यूएसडी में डाल देंगे, बोलेंगे 1.5% के लिए इंडिया में क्यों टेंशन लेना है डेट मार्केट में। तो आपको उतना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बनाना पड़ेगा जो परसीव्ड है। तो सेम विथ यूरोप वगैरह, जब यूरोप में रेट्स बढ़ाने की लॉजिक नहीं थी, लेकिन उनको इसलिए बढ़ाना पड़ा कि अगर यूएसडी बढ़ा रहा है तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। बट देर वॉज ओनली वन एक्सेप्शन, जापानीज सेंट्रल बैंक, एंड इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर पीपल हु ट्रैक। सो हम लोग तो पढ़ करके बता रहे हैं, but the people who make decisions are people who are literally deploying hundreds of billion dollars. For them it was very confusing why Japanese government is not ready to increase. तो प्रिंस इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं इसका भी नंबर दूंगा, मतलब ये आपके रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं तो आई एम ऑलवेज embarrassed to randomly quote numbers, and then कई बार मुझे स्पेस के बाद याद आता है कि फ्लो में मैंने 10 बोल दिया, एक्चुअल 15 है। तो यू नो डोंट जज मी ऑन दोज एग्जैक्ट नंबर्स, बट जापानीज गवर्नमेंट, जापानीज सेंट्रल बैंक ओन्स रफली 10% ऑफ यूएस जापानीज स्टॉक मार्केट, फॉरगेट अबाउट बॉन्ड्स। तो वो इन्फ्लेशन लाने के लिए, इन्फ्लेशन अब कैसे ला सकते हो कि आप लोगों के हाथ में पैसा दो बट रेट्स कम करो, रेट्स तो ऑलरेडी कम है। तो दूसरा तरीका होता है असेट इन्फ्लेशन। तो असेट इन्फ्लेशन के लिए आपको क्या करना है, अपने बॉन्ड खरीदने लोगो, अपने स्टॉक खरीदने लोगो। तो जापानीज गवर्नमेंट इतने सालों से इन्फ्लेशन ट्राई कर रही है कि रेट्स तो जीरो, अब नेगेटिव तो नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद उसने सेकंड चीज ट्राई की असेट इन्फ्लेशन लाने के लिए। तो असेट इन्फ्लेशन स्टार्टिंग में डेट से होता है, डेट भी कर करके थक गए तो उन्होंने इक्विटी खरीदना चालू किया। इट इज लिटरली लाइक कि आरबीआई निफ्टी का 10% खरीद ले, निफ्टी कंपनीज का। So that kind of anomalies or markets are there. The Japanese just never increased the rate post-COVID also. It has been 2-3 years. Now finally they are waking up क्योंकि जो उनके इंटरनल है उतने स्ट्रेस्ड हो गए हैं। ठीक है, तो यूएसडी 4.5-5 पे हो गया है। इन्होंने कल 10 पैसे से 25 बिप्स अपनी बेंचमार्क रेट वेंसडे को बढ़ाई। जैसे ही बढ़ाई वो टर्मोइल स्टार्ट हो गया। तो जो फ्राइडे को 6% गिरा है जापानीज मार्केट, 1-2 दिन में रियलाइज होता है लोगों को। तो जैसे ही वो कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रही है वैसे ही अब ये 1 दिन चलेगा, 2 महीने चलेगा, 2 साल चलेगा, उस पे नहीं जाते हैं। बट इसेंशियली ये टर्म अचानक से ग्लोबल फाइनेंशियल न्यूज में इतना फ्लैश हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इवेंट विच हैपेंड ऑन वेंसडे, एंड दिस इज ऑन बैक ऑफ ऑलमोस्ट अ कंसेंसस कि Q4 में यूएस गवर्नमेंट रेट्स गिराएगी ही गिराएगी फॉर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रीजंस, राइट। अब बिकॉज ऑफ दिस अनवाइंड वो एक्सपेक्टेशंस और एक्सिलरेट हो गई हैं। तो प्रिंस यहाँ पे ही अभी रोक देते हैं, मे बी वी कैन टेक मोर स्पीकर्स और सम क्वेश्चंस सो दैट वी क्रिएट अ फ्लो हियर। राइट, I'll come to शेखर। बिफोर दैट संदीप, जो यूएस पार्लेंस में अगर बात करें, जो इतनी डिपेंडेंसी उनकी करेंसी पे है, तो और आजकल चर्चा हो रही है कि डॉलर के अलावा भी लोग सोचने लगे और उस डायरेक्शन में डिसीजन ले रहे हैं, तो कितना इजी और कितना डिफिकल्ट है? ऑल्दो इस पे पहले भी चर्चा हुई है, बट ब्रॉडली देखे तो हाउ इजी और डिफिकल्ट टास्क इज?
So naturally आप एक साइड एंगल में चले गए टॉपिक से, बट लेट मी आंसर दैट. सो व्हाट आई थिंक योर क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो पिछले 25-30 साल से, स्पेशली पोस्ट पाउंड वीकनिंग या जो लंदन की पावर थी कम हुई और रशिया के खत्म होने के बाद, तो हम जब से पैदा हुए हैं एटलीस्ट तब से हमने यूनिपोलर वर्ल्ड ही देखा है. And in last 2 years there is lot of burge of world becoming bi or multipolar again, right? दो धड़े तो नहीं होंगे, it's a mix and match महाभारत kind of a market now, geopolitics. तो उस कॉन्टेक्स्ट में नेचुरली यूएसडी की वीकनेस भी होगी. अब इस पे इनफ आर्टिकल है, इजी होगा टफ होगा, मतलब ये क्या है प्रिंस ना, ये 2 महीने वाले ट्रेंड्स नहीं है, ये डिकेडल ट्रेंड्स हैं. जब तक इसके आउटकम आएंगे हो सकता है हम में से कुछ लोग चले भी जाएंगे इस दुनिया से, मतलब एटलीस्ट मैं. तो उस पे गेस करना कि क्या करवट बैठेगा दुनिया बहुत टफ है. वन वार कैन चेंज थिंग्स, वन स्ट्रांग पॉलिटिशियन कैन चेंज थिंग्स. ऑब्वियसली कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है कि पोस्ट यूक्रेन वार जैसे ही उन्होंने स्विफ्ट को बैन किया वैसे ही सारी गवर्नमेंट हिल गई, क्योंकि एक ब्लाइंड फेथ था कि यार आप ग्लोबल ट्रेड, मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ आपके सिस्टम से, आपने मुझे सिस्टम से हटा दिया. आज आपने रशिया को हटा दिया, कल को इंडिया को हटा सकते हो, कल को सऊदी अरेबिया को हटा सकते हो, किसी को भी हटा सकते हो ना. तो आपने तो एडिशनल पावर ले ली, तो मैं आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्यों यूज करूंगा. बट अगर मेरी इतनी आप पे डिपेंडेंसी है तो मैं प्रिंस आपको बताऊंगा नहीं, बट अपने मन में ठान लूंगा कि यार ये प्रिंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, राइट. दोनों टर्म्स में, ना तो उसकी करेंसी पे डिपेंडेंट रहना है, ना ही उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहना है. बट प्रिंस इतना पावरफुल है कि मैं ये बात ओपनली नहीं बोलूंगा, बट स्लोली स्लोली करूंगा. और स्लोली का मतलब 6 महीने में नहीं करूंगा. it this if it has to happen, it has to happen over 10 years 15 years. इतना आसान नहीं है कि आप उसको 6 महीने में चेंज कर दोगे. तो सभी कंट्रीज अपना अपना एक पैरेलल थोड़ा सिस्टम्स कई लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ब्रिक्स करेंसी की भी आपने नाम सुने हैं. गोल्ड की बाइंग सारे सेंट्रल बैंक ने बहुत सारी की है. तो दीज आर द ऑब्वियस ट्रेंड्स विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दोज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स. कहाँ तक पहुंचेंगे, कितना सक्सेसफुल होंगे, ऑब्वियसली आई कैन गिव यू व्यू, बट दैट्स as good as any paper trash, क्योंकि who knows, right? जब बड़े लोगों को नहीं पता तो हम लोग कौन है. Right. So Shekhar, you can unmute और कोई आपका सवाल या inputs हैं, they will be happy to take that. Hello, am I audible? Yeah, Shekhar. Ji namaste everyone. Actually, I have a one doubt question, not related to this exactly this topic. So, is it okay to ask? पूछ लो यार, सेंसिबल लगेगा कि इसी पार्लेंस में डिस्कस कर रहे हैं तो संदीप भाई कैन टेक, अदरवाइज विल आंसर सम टाइम फॉर श्योर. Okay. Just recently, I invested in one SME stock. अरे सात यार टेलीविजन. शेखर भाई, यार शेखर भाई ये छोड़ दो यार, डॉक्टर ये बिल्कुल अलग हो गया है. Okay, छोड़ दो. okay, okay, ये okay. अ, Thank you, thank you. तो ओके. संदीप, एक कमेंट्स में क्वेश्चन है कि येन और आईएनआर ट्रेड भी होता है क्या? होता है. सो बेसिकली जैसे जैसे आईएनआर स्ट्रांग हो रहा है, मैं अभी 1 मिनट मुझे दीजिए, अभी मॉर्निंग में ही किसी सीनियर ने मुझे भेजा था, 1 सेकंड रुकिएगा, कोई पॉडकास्ट भेजी है. तो ये कंट्रीज नहीं डिसाइड करते हैं, काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं. तो जब भी अगर येन में काफी कम है रेट्स, तो नेचुरली बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेट्स को कहते हैं कि आप वहां से ट्रेड करिए. तो जैसे अभी मैंने एक पॉडकास्ट भेजी चैट में, उसमें आप देखिएगा तो मतलब किसी को इंटरेस्ट होगा तो सुन लेगा. तो इंडिया वाले बोरोइंग कर रहे हैं काफी सारे, इंडिया वाले मीन्स इंडियन कॉर्पोरेट्स, ऑब्वियसली रिटेल नहीं करेंगे, तो वो जेन से भी बोरो कर रहे हैं. बट इसमें रिस्क है. देखिए इस कैरी ट्रेड का हमने ऑब्वियस तो बहुत समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत सही है, 25 पिप्स में वहां से लो, इंडिया में 8% पे डाल दो, ठीक है. बट इसमें मेजर एंगल क्या है, एफएक्स का, राइट. तो इंडिया में अगर हमें गवर्नमेंट यील्ड हमें 7.5% 7% मिल रही है और जापान में 25 मिल रही है, तो ग्लोबल हेज फंड मैनेजर को कुछ करना ही नहीं है, वहां से बोरो करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, अपना चाय पीते रहो. चाय भी नहीं पीना है, वाइन पी लो केमन आइलैंड में. एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली दे डू ऑल्सो. The only thing is, the biggest risk is FX hedging, right? What if INR 20% गिर जाए, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, FX hedging करते हैं. कितनी hedging करनी है, अगर परफेक्ट hedging कर दी तो ट्रेड खत्म, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूएसडी चल रहा है 4.5%, ठीक है, और इंडिया में आपको गवर्नमेंट दोनों सोवरेन ले रहे हो, तो पहली बात तो आप यूएसडी से बोरो कर रहे हो
और इंडिया में ले रहे हो तो इंडिया में कहीं ना कहीं एक सोवरेन रिस्क ले रहे हो, बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इंडिया डिफॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2% आप एक एक्स्ट्रा क्रेडिट रिस्क ले रहे हो फ्रॉम ए सॉलिड कंट्री, यू आर गोइंग टू एन इमर्जिंग मार्केट कंट्री, एंड देन यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू एफएक्स। तो एफएक्स की पास्ट में लोग क्या करते थे, पूरी की पूरी हेजिंग कर देते थे या 70-80% कर देते थे। INR हैज बीन वेरी स्टेबल इन लास्ट 3-4 years अगर आप देखोगे तो। एंड लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दोस पॉलिटिकल मीम्स एंड ऑल, कि पहले 50 था 70 था। अगर परसेंटेज टर्म्स में कोई भी ध्यान से देखेगा तो उसको दो डेटा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि इंडिया का जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है हैज बीन डाउनवर्ड्स पोस्ट 2014 बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज एंटी इन्फ्लेशन। और बेसिकली जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। सो वी आर स्लोली इन अ मल्टी डिकेडल फॉर्मेट इंचिंग टुवर्ड्स बेटर बिगर कंट्रीज। तो इसीलिए एक और मैं प्रिंस बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। मैं अच्छा आंसर पे वापस आ जाता हूँ, वापस आऊंगा, बात से बात निकल जाती है मेरे हमेशा। तो आपने नोटिस किया कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली डॉलर टारगेट्स देना चालू कर दिए 2-3 साल पहले से। दे कुड हैव इजली सेड ना कि हम इंडिया की जीडीपी 6%, 8%, 10% बढ़ाएंगे। पोस्ट 2014 इंडिया में हमेशा यही बोला जाता था ना कि पहले तो पॉलिटिशियन बहुत ही रेयरली बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, हमारे यहाँ नॉन इकोनॉमिक्स एजेंडा ही चलते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नैरेटिव चेंज कर दिया और सिंपली वी स्टार्टेड टॉकिंग इन डॉलर टर्म्स। दैट वाज अ वेरी वेरी डिलिबरेट एंड स्मार्ट टैक्टिक्स बाय बीजेपी। दे वर ऑब्वियसली होपिंग कि हम 20 साल 30 साल रहेंगे, दैट्स अ बिग एजम्पशन। और उनको पता है कि वो इकोनॉमिक्स को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं, आपके माइंड में ये बैठाना चाहते हैं कि आप आईएनआर में इसको मत इवेलुएट करिए। दैट्स राइट ऑल्सो, राइट। आईएनआर कैन बी एनीथिंग। आपकी करेंसी डिप्रिसिएट कर दो 20%, इकोनॉमी बढ़ गई 12%, तो डॉलर टर्म्स में तो आप पुअर ही हो ना, पेपर पे लेके बैठे रहो, इन्फ्लेशन बढ़ा दो। तो अब क्योंकि कंट्री कंटिन्यूसली लोअर इन्फ्लेशन लोअर रेट्स के फॉर्मेट में जा रहा है, तो हमारी करेंसी रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगी। जब ज्यादा स्टेबल होगी तो कॉर्पोरेट्स को फियर कम हो गया है एफएक्स का। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, सबसे बड़ा रिस्क यही है येन में। सो क्विक आंसर इज ऑब्वियसली येन लेते हैं, बट किस करेंसी से लेना है ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका जो हेजिंग मार्केट है वो कितना लिक्विड है, कितना लेस कॉस्टली है, और उस समय क्या आर्बिट्राज चल रहा है। तो इन जनरल मतलब ऑब्वियसली यूएसडी सबसे बड़ा मार्केट है। आपको 6-7 साल पहले की न्यूज याद होंगी, अनिल अंबानी ने काफी चाइनीज बैंक से पैसे लिए थे। काफी लोगों को ये भी न्यूज याद होगी जो लोग थोड़े ओल्ड हैं, या कंपेयर टू मैं ओल्ड इस सेंस में बोल रहा हूँ, 40s इज ऑब्वियसली ओल्ड, क्योंकि इस तरह के स्पेसिस में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे 20s के भी बच्चे रहते हैं, तो उनके कंपैरिजन में 40s ऑब्वियसली वेरी ओल्ड। तो 2008 में काफी सारे गारमेंट मैन्युफैक्चर, तिलपुर, इन सब में आप गूगल सर्च करना, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई वगैरह पे केस हुआ था, क्योंकि उनको यूएसडी लोन दिला दिया गया था, फिर अचानक से रुपी क्रैश कर गया 20-25%, तो उनको लगा यार 2% बचाने के चक्कर में मैं ये तो 18% लॉस पे बैठा हूँ। तो अनहेज्ड अगर एफएक्स एक्सपोजर लोगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो आरबीआई के बहुत सारे उसमें रूल्स हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू ले सकते हो, इतना हेजिंग रिक्वायरमेंट के लिए कर सकते हो। उस रूल्स के तहत भी आपको लॉस हो सकता है, और मेनी टाइम्स बैंक्स गिव यू स्ट्रक्चर्स टू सरपास सच रूल्स। तो अभी ये डिनोमिनेटेड बोरोइंग बाय इंडियन कॉर्पोरेट्स काफी ऑन द अप है। नेचुरली छोटी कंपनियां नहीं कर पाएंगी, बड़ी कंपनियों को इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह की फाइनेंसिंग की एक्सेस ज्यादा होती है। बैक टू यू प्रिंस। तो संदीप भाई, जैसे जो चाइना और जापान की मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो मोरलेस सेम है, और जैसा कि आपने बताया कि यूएस एसेट प्राइसेस पे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहता है, तो गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से चाइना काम कर रहा है या बाकी जगह, तो मतलब इतना आसान नहीं है। खैर वो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट मतलब ब्रॉडली वी कैन से कि उस डायरेक्शन में तो एटलीस्ट सभी हैं कि यस। तो देखिए, चाइना को जब भी हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं ना, तो यूजुअली हम चाइना इसलिए अवॉइड करते हैं, इंटरेस्टिंग बहुत लगता है कि चाइना क्या कर रहा है और हम क्या करेंगे। सच्चाई ये है कि चाइना कई बार ना शॉर्ट रन में नॉन इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहा होता है। इट्स नॉट ए कोर कैपिटलिस्ट कंट्री, सो दे हैव लॉट ऑफ एक्सटर्नल कंसिडरेशंस प्योरली जियोपॉलिटिकल। तो उस बेसिस पे कर सकते हैं। तो उनके जो मूव्स होते हैं कई बार अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, इसलिए उसको समझ पाना या उसको एनालिसिस करना या उसका काउंटर करना या उस पर ट्रेड करना काफी टफ होता है। दैट इज वन रीजन कि चाइनीज इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, बट स्टॉक मार्केट वहीं 15 साल से पड़ा है और सब लॉस खाते हैं वहां पे। इवन दो ग्लोबल मार्केट्स को बहुत फैंसी है, क्योंकि वो चाइना जाके इम्प्रेस हो जाते हैं,
and everyone is very bearish on India, मतलब in general, right? तो आप हम कहानी कितनी भी अपने को समझाते रहें कि फॉरेनर्स आर सेंटी अबाउट अस, दे आर नॉट, राइट? तो आउटफ्लो हमेशा जाता रहता है, बट द रियलिटी इज कि अब हमारे डॉलर रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं, तो चाइना को साइड कर देते हैं। बट यूएस एसेट, देखो यूएस को आप ना एक कंट्री मत समझिए, पहली बात प्रिंस। वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड विथ माय लिटिल एक्सपोजर देयर एज अ नॉर्मल पर्सन, मुझे जो मैं बाहर से नहीं समझ पाता शायद, कि पहले ये कंट्री नहीं, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट है, बिगर देन यूरोप। दूसरा है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है इन एवरी वे। तीसरा, यूएस बना क्यों? पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1-2 के समय जब वो बना, बिकॉज इट्स ए कंट्री विच इज लीस्ट एक्सपोज टू वॉर्स। यूरोप में हमेशा फाइट रही, गल्फ में हमेशा फाइट रही, हर कंट्री के बॉर्डर में प्रॉब्लम है। यूएस के खुद के नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड में उनकी एक्सटेंडेड कॉलोनी है। जैसे बोलते हैं ना एनसीआर में कि ग्रेटर नोएडा और मानेसर, तो मैक्सिको कनाडा इज नथिंग बट एक्सटेंडेड कॉलोनी, मतलब सॉफ्ट सेंस में। मतलब मैक्सिको थोड़ी ना वार करने लगे उनसे कनाडा, मतलब दे आर इकोनॉमिकली रीजनेबली इंटीग्रेटेड कंट्रीज। तो इट वाज ऑलवेज इन ए वेरी स्वीट स्पॉट विच ऑब्वियसली इट यूज्ड, एंड देन कंट्री वाज बिल्ड फॉर इमिग्रेंट्स। तो हमें ऐसे लगता है कि अमेरिका और अमेरिकन, देयर इज नथिंग कॉल्ड अमेरिकन, देयर इज ऑब्वियसली समथिंग कॉल्ड अमेरिका, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड अमेरिकन। तो जो 1930s के अमेरिकन थे वो चले गए हैं, और दो 1970s के हैं वो खत्म होने वाले हैं, 2010 के हैं वो एक अलग है। तो दिस कंट्री कंटिन्यूअसली, यूएस allowed different style of immigrations, including blue collar and illegals as well as on the top end. तो हम आज के सेशन में अगर हम टॉप एंड पे फोकस करेंगे और अगर ये पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे, तो हमें हमेशा एक चीज ये समझ में आएगी कि वाई यूएस इज सो स्ट्रांग। यूएस इज नॉट सो स्ट्रांग बिकॉज पॉइंट इन टाइम कैपेबिलिटीज, यूएस इज स्ट्रांग बिकॉज ऑफ इट्स मेंटल फ्रेमवर्क, वेयर इट सेज वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट ब्रेन्स हैं और जो सबसे ज्यादा मनी ओरिएंटेड लोग हैं या रिटर्न्स ओरिएंटेड लोग हैं, वो आप हमारे यहाँ आइए एंड यू फ्लरिश, एज सिंपल एज दैट। जिसको हम कुछ हद तक बॉम्बे या गुजरात के सेंस में देख सकते हैं। तो बॉम्बे इसलिए नहीं है कि बॉम्बे में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई ऐसी चीजें हैं या ऐसे कोई कॉलेजेस है। बॉम्बे इज दैट इकोसिस्टम, राइट? दैट माइंडसेट दैट इफ यू आर एस्पिरेशनल, यू वांट टू वर्क हार्ड, कम हियर एंड डू समथिंग। सो उस माइंडसेट प्लस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। तो मैं आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि हम इकोनॉमिक्स से कितना भी एनालाइज कर लें, हमें जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्रेनी बंदा कहाँ बैठना चाहता है, डज ही वांट टू सिट इन मोरक्को और बैंगलोर और इन कैलिफोर्निया, एज लॉन्ग एज द आंसर इज कैलिफोर्निया, नथिंग कैन स्टॉप इट। मतलब ये मेरा टेक है, ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट टेक्स। तो इकोनॉमिक्स alone कैन नॉट स्टॉप दैट कंट्री, ऑब्वियसली दे कैन मेस अप ऑन सो मेनी अदर एरियाज। तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि यूएस डिक्लाइन कर जाएगा। आप देखते जाओ पिछले 10 इयर्स के यूएसडी रिटर्न्स, मतलब स्ट्रांग बिकमिंग स्ट्रांगर, दैट्स द आयरनी ऑफ दिस वर्ड। ये भी बहुत नॉर्मल थ्योरी है। जैसे मुझे आज से 15 साल पहले याद है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि लंदन प्राइसेस वर्सेस एक्स लंदन विच इज आउटसाइड ऑफ यूके, द डिफरेंशियल वाज 50। तो मैंने कहा यार बड़ा सही है, जो बंदा लंदन में है वो बाहर चला जाए, मैनचेस्टर में चला जाए, ग्लासगो में चला जाए, कहीं भी चला जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने वो रिवर्स डेटा पढ़ा, वो गैप इज हैज एक्चुअली गॉन अप 50% से 70% हो गया होगा। तो बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन द वैल्यू ऑफ लैंड और द प्लेसेस हैज बिकम जीरो, राइट? अभी किसी को कोई जरूरत नहीं है भरतपुर में जाके या एक्सटीरियर में जाके बैठने की। यू कैन बी एनीवेयर, एंड विद डिजिटल टूल्स यू एक्चुअली वांट टू बी इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन एज पर योर पैरामीटर्स। तो उस एक्सटेंडेड लॉजिक से भी मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड के पावर सेंटर्स हैं, बिग सिटीज हैं, बिग कंट्रीज हैं, उनकी मोनोपोली बनती रहेगी अनलेस कोई टेक्टोनिक शिफ्ट हो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर में। तो संदीप मतलब बेसिकली इतना नेगेटिव नहीं है जितना इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और दूसरा, अमन, टाइम एंड अगेन बातें होती रहती हैं यूएस के बारे में, बट एज यू डिस्कस की रेजिलियंस शो करता है और आगे भी हो सकता है कि वो कंटिन्यू करे। बट इसको मतलब एक एक नॉर्मल इन्वेस्टर अपने यहाँ से देखे तो उसके लिए कोई चिंता का विषय है, या उसको अपना फ्रेमवर्क पे नहीं फोकस यार, करे तो हमारे सारी। हमारे हम कोई डिसीजंस नहीं ले सकते बाई नॉर्मल। यू रियली मीन नॉर्मल, देन आंसर इज नो, नथिंग रियली मैटर्स, राइट? एट आवर लेवल, मतलब वो अगर इट मैटर्स बट वी कांट डू एनीथिंग, राइट? बट लेट्स से इंडिया में जिनके पास थोड़ी सी रीजनेबल वेल्थ आ गई है, जिसको आप यूएचनाइज बोल सकते हैं, दे आर ऑलरेडी टेकिंग दोज एसेट कॉल्स, राइट?
So a lot of them surely keep dollar assets, some of it either stock exposure or homes or some kind of exposure via London etc. दुबई, सबको आपको पता ही है. It is taxation का तो एंगल रहता ही है. Sometimes they are into higher tax jurisdiction also because they want to be in safer assets. तो उस तरह की कॉल यूएचएनआई लेवल्स पे अलग लेवल पे चलती है, इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे ऑब्वियसली एक अलग माइंडसेट होगा. But purely in retail sense, a lot of these talks are good talks. It helps us to understand what is happening and why is it happening. Beyond that, मुझे नहीं लगता कि हम कोई tactical alignment अपने portfolio में कर सकते हैं to benefit our, this thing. At least situationally aware होना चाहिए. We can't brush it aside, right? Luckily, earnings इंडिया का structural flow इतना ज्यादा है. बहुत short answer करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि अब इंडिया उतना, पहले एक decoupling और coupling की theory चलती थी, right? जिसको हमेशा बोलते हैं when US sneezes, a word gets cold, right? तो वो फैक्टर हमेशा ट्रू रहेगा. बट बियॉन्ड दैट, जो स्ट्रेंथ थी कि पहले यूएस गिरा तो तुरंत इंडिया गिरता था, वो चीजें जो कोरिलेशन है, इस पे हमने एक बार पहले भी स्पेस में बात की थी प्रिंस, कि इंडिया वर्सेस ग्लोबल मार्केट का कोरिलेशन हैज कंटिन्यूअसली कम डाउन इन लास्ट 4-5 years. उसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं और कुछ स्ट्रक्चरल वीक फीबल रीजंस हैं. सॉलिड वाले सारे हमको पता ही हैं. वीक सिंपली है कि हमने अपनी दुनिया बना ली है और हमको बाकी से कोई मतलब ही नहीं है. तो हमारा फ्लो इतना स्ट्रांग है, जब तक वो रिटेल की एनुअल स्प्रिट्स जगी हुई है तो वो या तो सिप फॉर्मेट में या तो डायरेक्ट इक्विटी में मार्केट्स को सपोर्ट करके रखते रहेंगे. तो हम उतने वोलेटाइल नहीं होंगे. आप कल भी देखो ना, मतलब जापान 6% गिरा था, पहले निफ्टी सीधे 1.5% गैप डाउन खुलना चाहिए था. कुछ 1.5, 2, 2.5, 3% कुछ भी हो सकता था, बट अब कुछ होता ही नहीं है. नेस्डैक ऊपर जा रहा है, वो जा रहा है. इंडिया हैज बिकम ए बिट ऑफ सिंगापुर स्टाइल ऑफ ए मार्केट. अपने उसके लोकल नुआंसेस रहते हैं. उसका रीजन भी है कि हमारी जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है वो रिलेटिवली कम है. हम ऐसा नहीं है ना कि यूएस बहुत तेजी से, तो आउटसाइड ऑफ आईटी एंड लिटिल बिट ऑफ मेटल, रेस्ट आर इनवर्ल्ड लुकिंग कंपनीज. तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर मार्जिनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स. तो मार्केट मूड की वजह से उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है. All right. So Shashank, you have anything to add or any questions to your mind on the ongoing discussion? Yes, sure. Sandeep ji, thank you for all your views. And I think I have some different views on US and the US dollar, and would like to share with you. And पहले शशांक भाई गुड मॉर्निंग. ठीक very है. good morning, very good morning. sir. हमारा कैसे आपका हो आप? ड्यू रहा. ठीक है, हमने पहले बात की थी. आई होप आई सी यू इन अक्टूबर और समथिंग. विच पार्ट ऑफ फ्रांस यू आर इन राइट नाउ? स्टिल इन पेरिस और सदर्न I'm फ्रांस? in south of France, साउथ ऑफ फ्रांस. near Cannes. ओके. ओह, नियर कांस. Yeah. नाइस. मिलते हैं. चलिए, आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए एंड देन Sure, वी कैन टॉक मोर definitely, ऑन मीडियम. definitely. So Sandeep ji, the question is, see, the point that you're making, that that we need to identify where the innovation is taking place and where the innovative company would like to be. And you're very right. The answer would be California, and at this current stage. So I mean, if you look at why California today, it's because you people over there have the ability to write the loss making checks, because they can fund the innovation and they're ready to lose money if there is. Now, if we just look at the the dollar printing that goes on, what US is basically doing is it is ensuring that the talent pool of the world comes to their country, number one. And secondly, by having the dollar dominance in the world as a currency, they can actually print their way out of any crisis and at the same time support any further innovation that can happen. So my point is, if dollar's acceptance goes down, like if we are looking at a multipolar world where other currencies takes place, and the new government that comes into US goes into more into like a debt reduction and domestic economy revival, in that particular case dollar's acceptance was go down, and the ability to write loss making checks for innovative companies would actually decrease. So my thing is that currency has an impact on future innovation that US is going to churn out. So what do you what like what are your views on that? तो शशांक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. कैलिफोर्निया बीचेस की वजह से नहीं है. ऑब्वियसली यू हैव बेटर प्लेसेस श्योरली इन यूरोप, राइट. टैक्सेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. सबसे हाईएस्ट टैक्स कंट्री है. इंफ्रास्ट्रक्चर मेस्ड अप है, सब कुछ है.
कैलिफोर्निया इसलिए है, मतलब मुझे भी लगता था कि यार एक कंपनी, 2 कंपनी, 10 कंपनी, हाउ कैन इट हैपन कि वर्ल्ड की जो टॉप 25 कंपनी है वो 30 माइल्स के रेडियस के 17 कैफेज में बनी थी। मतलब इट इज अमेजिंग समटाइम्स। मुझे मतलब मैं आई बीन टू दैट प्लेस सो मेनी टाइम्स, सीधे मतलब एज अ विजिटर, राइट। मुझे वो सुन करके ही अमेजिंग लगता है कि 2006 से लेके 2012-13 के बीच में जितनी कंपनी हम सुन रहे हैं, फेसबुक, गूगल, इंस्टा, एनी ऑल टॉप 20 नेम्स, वो 2 साल कॉलेज सीनियर, 1 साल कॉलेज जूनियर, इसने यहाँ पे 100 मिलियन का चेक दिया, वहां पे उसके 500 मिलियन बने, उसने यहाँ पे पैसे डाल दिए, वहां पे डाल दिए। सो इट वॉज एन इको सिस्टम, राइट। और उसमें जब शुरू में पैसे बने तो उसके बाद कंटिन्यूसली आते रहे। तो मैं अभी एफएक्स तो उसका बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है शशांक भाई, मैं श्योरली मैं एम नॉट ट्राइंग टू कट डाउन ऑन योर क्वेश्चन, बट मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी मेरी पर्सपेक्टिव है, एंड ऑब्वियसली हु नोज, गुड चांस दैट यू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव देन मी, बट आई एम जस्ट सेइंग हाउ आई सी इट। कि यार, और वो सारी जो कंपनीज है अगर आप नोटिस करोगे, एज आई सेड, देयर इज नथिंग कॉल्ड अमेरिकन, राइट। आई मीन देयर आर अमेरिकन बाय नेशनैलिटीज, बट देयर इज नथिंग लाइक अमेरिकन एज अ रेस और जेनेटिक्स एक्सेट्रा। सो उनमें से बहुत सारी कंपनीज के अगर आप फाउंडर्स देखोगे तो वो रशियंस हैं, ईस्टर्न यूरोपियंस हैं, जर्मन्स हैं, ज्यूज हैं, राइट। अब जाके इंडियंस उसमें आने लगे हैं। तो उनको 2% हियर एंड देयर से फर्क नहीं पड़ता है। पूरा गेम क्या है, इकोसिस्टम का। तो जो ये पिछले साल बैंक हुआ था, वैसा बैंक तो इंडिया में है ही नहीं। वो बैंक क्या करता था कि लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए उसने लोन का सेटअप बनाया था, ऑब्वियसली बंद हो गया, उसके अलग जाते हैं वाई कॉम्बिनेटर। क्या मतलब, जब तक हम उसके पूरे इकोसिस्टम के जो वीसी, सिकोया, वाई कॉम्बिनेटर, ये सारे फंड्स, इनको नहीं समझेंगे ना, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स उस इकोसिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब, इंडिया में ये अभी कुछ दिन पहले मैं किसी स्पेस में बोला था, अगर नहीं भी बोला होऊंगा तो मैं पर्सनली काफी मैं एक फील कर रहा हूँ। तो सुशांत भाई क्या है कि जब इंडिया जैसे लेट 90s में इंडियंस यहाँ पे आए, तो वी वर जस्ट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑफ लीस्ट कॉन्फिडेंस, राइट। वी वर बेसिकली यस सर, कि हाँ बताओ क्या करना है, यस सर, यस सर। एंड देन स्लोली वो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता रहा। अराउंड एंड ऑफ 2010s, ये सारे के सारे एम्प्लॉय जो मिड 90s में इंडिया से धीरे 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 आए, वो केएमपीज बनने लगे, इस यूनिट के हेड, इसके हेड, एंड दे वर द डूअर्स बट दे वर स्टिल नॉट द डिसीजन मेकर्स। फिर सम अराउंड 2010-15 से वो आपको ये न्यूज तो आने लगी कि माइक्रोसॉफ्ट का 35% इंडियन है, गूगल का 35% इंडियन है, बट जो टॉप लीडरशिप है वो कभी भी इंडियन नहीं रही। फिर 2010 से लेके 17-18 तक का फेज आप देखोगे तो कंटिन्यूसली न्यूज आती रही कि ये बंदा सीईओ बन गया, ये बंदा सीईओ बन गया, बट उसमें से कोई ऐसा नहीं था कि वो इंडिया में इन्फोसिस का सीईओ था या एचयूएल का सीईओ था, उसको ग्लोबल सीईओ बना दिया। इट वॉज ऑलवेज रिजन थ्रू द रैंक्स, राइट। एडोबे में हो या किसी भी कंपनी में आप देख लो, तो वो कॉन्फिडेंस वहां पे बढ़ता रहा। और फिर फाइनली नाउ वी आर बिकमिंग द ओनर्स ऑल्सो। तो जैसे काफका है, इट इज बेसिकली डन बाई एन इंडियन पुणे गर्ल, शी इज मल्टी मिलियनर, बेच दिया। शशांक भाई मैं तो हैरान रह गया कि इंडिया वाले भी ऐसा करते हैं क्या, बना करके बेच दिया 2 बिलियन में। तो वी आर नाउ डूइंग व्हाट ऑल दीज यूरोपियंस वर डूइंग। तो मैं इस पे क्यों चला गया, कहने का मतलब इंडिया में भी जो बैंगलोर में इस समय स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अगर उसको सिकोया फंड कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि भाई तू सोल्यूशन जो भी मन है वो बना ले, लेकिन इसको इंडिया फोकस मत रख। पहले इसको बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स इसकी फिक्स कर ले, इसकी टेक्नोलॉजी सॉर्ट आउट कर ले, एंड देन लेट्स मूव टू ऑस्टिन, लेट्स मूव टू टेक्सास। क्यों, क्योंकि इसको डिप्लॉयमेंट मुझे यूएस में ही करना है। तो कहने का मतलब, मार्केट भी वहां है, इकोसिस्टम भी वहां है, टैलेंट कहीं भी बैठा हो, सोल्यूशन कहीं पे भी बन रहा हो, उसका डिप्लॉयमेंट उसी जुरिसडिक्शन में हो रहा है। तो जब ये हो रहा है तो मैं कैसे हम सोचें कि यूएस विल फेड एंड अदर कंट्रीज विल, क्योंकि टैलेंट अगर आप देखो जितना ईस्टर्न यूरोप में है या जितना इंडिया में है, उतना तो कहीं नहीं है ना, एबिलिटी टू स्लॉग एंड माइंड वाइज। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट ईस्टर्न यूरोप में तो कभी भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, डेफिनेटली आपकी बात सही है कि ये हम्म, कंपनीज जो डिजाइन करते हैं, हम्म, दे आर बेसिकली डिजाइनिंग कंपनीज फॉर द ग्लोबल हम्म, स्केल. So हम्म, basically they're bringing in the foreign dollars. Like for example फ्रांस जो है वो टूरिज्म से पैसा लेके आता है, डिफेंस से पैसा लेकर आता है अपनी कंट्री में बाहर से. तो यूएस जो जाकर के इट इज लाइक बेसिकली वहाँ की एक स्टेपल कंपनी बन जाता है. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल गूगल एंड फेसबुक, दे आर अर्निंग लाइक रेगुलर डॉलर्स फ्रॉम द कंज्यूमर एंड ब्रिंगिंग बैक टू यूएस. सो आई मीन सी बिजनेस मॉडल तो इनका अच्छा रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट लेट्स सी मुझे हाउ लगता है द कि जब तक वो सारे के सारे लोग वहां बैठ रहे हैं, सी अल्टीमेटली पीपल डिफाइन मेक्स कंपनीज एंड कंपनीज मेक डेफिनेटली सर. ये प्लेसेस, राइट, नॉट अदर एक्चुअली वे अराउंड। एक्चुअली देखो ये सब ना, इफ वी
look at like really bigger picture, ये सब like बड़े बड़े like flows रहे हैं in terms of पहले डच थे, फिर the French then came in, then the English came in, then after the Second World War, this whole thing goes to the everything went to US. So basically ये जो like रहीस जो है ना like Rockefeller families, Rothschild families and all ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि future innovative companies are basically going to come out from where the ease of capital is. Like for instance अभी recently अगर आप देखो, the Rothschild family has opened a debt fund, like debt they are basically helping Saudi Arabia to raise the debt, raise the money for the development. So ये एक बड़ी important development है from a like I mean macro perspective, कि these people were basically in US for the last like since the Second World War, right? So उनको था कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो यहाँ पर आकर के अपना फंड लॉन्च करो, पैसे लेके जाओ डॉलर में. अब वो सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं, ठीक है. तो एक छोटा सा लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल इंडिकेटर, लाइक लेट्स सी हाउ द स्टोरी डेवलप्स, कि एक हिंट ऐसा आ रहा है कि जो लाइक द रियल वो कहते हैं ना बिग मनी इज स्लोली स्टार्टिंग टू डाइवर्सिफाई इटसेल्फ, कि भैया like to see where the future thing can happen. Currently as of now even I don't know which, because US का कोई alternative है नहीं इस समय, so we can't bet against US also. So but it's like in investing we call it, one has to remain very nimble. शशांक, जस्ट टू प्रॉब्ली एक इंटरेस्टिंग इस पे साइड एडिशनल एंगल. अब आप फ्रांस में बैठे हैं, हमारे इंडिया में हमारे माइंड में फ्रांस मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे रिच लोग वाइन पी रहे होंगे और फैशन इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं. द रियलिटी इज सम ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस इन पास्ट एज वेल एज सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स आई हैव सीन इन माय क्राफ्ट. और मैं स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स में हूँ, तो ऑफन teams are full of PhDs in finance, in maths, in physics and all. So some of the best brains I've seen in my jobs are French people, and mathematics के institute भी हैं. But none of those guys ever live in France, right? तो जो फ्रांस में रहोगे तो फ्रेंच चीजें करोगे. अगर मैथमेटिशियन बनना होगा तो बियॉन्ड द पॉइंट ऑब्वियसली आपको बाहर जाना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मेनी टाइम्स नेशनैलिटीज कैन बी एनीथिंग, लेकिन अगर आपको टेक का काम करना है तो आपको एक्स जगह पहुंचना है, आपको फैशन इंडस्ट्री में काम करना है तो यहाँ पहुंचना है, आपको वॉचेज में है तो वो शिफ्ट, वो जो ट्रेंड्स होते हैं वो और भी बिगर होते हैं. तो ग्लैड दैट यू टॉक्ड अबाउट गल्फ. अभी मैं हार्डली एक वीक पहले आई वाज फैसिलिटेटिंग ए कोलैब कॉल बिटवीन टू वीएफएक्स प्रमोटर्स फॉर ए लंडन सेटअप. स्टार्ट कॉल हुई लंदन से, एंड देन बाई लाइक 10-15 मिनट्स दे स्टार्टेड डिस्कसिंग रियाद. रियाद गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपका जितना खर्चा है, टैक्स तो जो जीरो ही है, आप खर्चे का बिल सबमिट करिए, 40% हम सब फंड करेंगे. सो मिस्टर वासु भगवानी एंड अदर पीपल आर इन रियाद फॉर लास्ट 6 months. अब क्वेश्चन ये है कि यार गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, मतलब टैक्स तो छोड़ियो शशांक भाई, आप बोल रहे हैं कि जितना तुम्हारा खर्चा हो रहा है, खर्चा मेरे से 40% ले लो. क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि यार ऑयल से हटाना है और हमको किसी तरीके से ये टेक या वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स को लाना है. क्वेश्चन है कि व्हाई वुड हॉलीवुड स्टूडियो कम टू रियाद? बॉलीवुड वाला तो चला जाएगा, उसके लिए बॉम्बे रियाद में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो वो जो एंगल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि समटाइम्स मॉनेटरी इंसेंटिव्स, क्योंकि जैसे लोगों के पास पैसा आता है फिर उसको मोरक्को और रियाद में नहीं बैठना है, वो वही कहेगा ना कि मैं सदर्न फ्रांस में बैठूंगा या कैलिफोर्निया में बैठूंगा. तो मैं उसको हमेशा उस तरीके से भी देखता हूँ कि डिसीजंस आर मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल वुड लाइक टू बी एट सर्टेन प्लेसेस. No, I completely agree. मेरा जो पर्सपेक्टिव इसमें है ना, इसमें ये है कि ये जो डिसीजन आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली कि व्हाई वुड हॉलीवुड शिफ्ट देयर. एक्चुअली क्या है कि द ओनली ट्रिगर पॉइंट फॉर देम टू शिफ्ट इज गोइंग टू बी व्हेन द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ अ डॉलर एट अ ग्लोबल लेवल इट गोज डाउन. अगर फॉर एग्जांपल करेंसी में कोई मूवमेंट आती है, लाइक फॉर एग्जांपल अब येन का जो एपिसोड है ये, ठीक है, अब वो वही सिंपल सा फंडा था कि 0% पे चीज उठा करके उन्होंने चीजें डाली हुई थी, लाइक इन ग्लोबल यूएस डॉलर टर्म्स में, डॉलर मार्केट में, लाइक यूएसडी स्टॉक्स एंड एवरीथिंग. सो इफ समथिंग ग्लोबली हैपेंस वेयर इट इज कुछ कुछ ट्रिगर करेगा अगर करेंसी की डिवैल्यूएशन में, या फिर यूएस फेड या गवर्नमेंट करे उसको डिवैल्यू करेंगे ना, तभी ये लोगों को इंसेंटिव होगा बाहर जाने का. अदरवाइज यू आर राइट कि इन करंट सिनारियो ये चीज मुश्किल है.
ऑल्टरनेटिव दिखे तो कोई जाए ना, नहीं तो ऐसा थोड़ी जाएगा कोई। फेयर एनफ, मतलब ये सर्कुलर में चला जाएगा तो शशांक भाई, बट एनीवे प्लेजर टॉकिंग हाँ टू हाँ, यू। वो तो कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई एंड कंक्लूजन it's a तो नहीं हो पाएगा। multiple views make the market, and it was pleasure, listening to you. Thank you. एंड सेम ईयर शशांक भाई। Yeah. प्रिंस, ज्यादा टॉपिक है नहीं, फिर एक्सपोज कर दोगे तो मनोज राइट भाई राइट, थोड़ी एक बार इधर के बाबूलाल लेवल सर, का हो। हाँ जी प्रिंस, बोलो। राइट, एक बार बाबूलाल सर हाथ ऊपर करें, उनसे सुनते हैं, हाँ फिर प्लीज इसको रैप अप प्लीज। करेंगे। सर बोले अनम्यूट करके। बाबूलाल जी आप म्यूट पे हैं। या इन्वेस्टिंग आप बोलिए तब तक। एक दो क्वेश्चन लेते हैं संदीप भाई, उसके बाद फिर क्लोज करेंगे। श्योर प्रिंस। विनोद आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर। हाँ सर, थैंक यू सर फॉर अपॉर्चुनिटी। सर मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि सर मैं कल परसों का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स। वहां पे सुब्रमण्यम स्वामी का एक आर्टिकल था। उन्होंने ऐसा लिखा था कि जैसे हम स्टेप्स ले रहे हैं वो थोड़े और बेहतर हो सकते हैं, अगर हम वो लेते रहे तो बाय 2047 वी कुड बी द 55 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके। एंड सर यस्टरडे के सेम न्यूज़पेपर में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था। उन्होंने ऐसा लिखा था कि क्वार्टर ऑफ यूएस इकोनॉमी टू बिकम इंडिया इट वुड टेक अराउंड 75 years। तो सर इन दोनों ने क्या देखा कि इन दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट फिगर पॉइंट आउट किए हैं? कुछ आइडिया दे सकते हैं इस बारे में? तो विनोद भाई, ये एक्सेल में बनता है, मेरे जैसे ही लोग होते हैं, बस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है तो हम उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं, ठीक है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी खुद एनालिटिक्स की नहीं होगी, किसी रिपोर्ट का कुछ रेफरेंस लेकर के ही किया होगा। तो क्या होता है, जितनी डिस्टेंस टू एनालिसिस और प्रिडिक्शन है, उतना बियॉन्ड पॉइंट ये फैंसीज हो जाता है। तो आपको एक दो इंटरेस्टिंग टिडबिट देता हूँ। आप शिमला में जाइए, जब आप इसमें कभी जाओगे, वो जो ट्रेन है ऑल द फ्रॉम कालका टू शिमला, उसमें आप नोटिस करिएगा कि दैट ट्रेन वाज मेड बाय एन इजिप्शियन कंपनी इन 1910। अब ये कहाँ से टॉपिक आ गया? ये इसलिए आ गया कि आज से 100 साल पहले जो इंडिया की आज हाइप है ना, वैसी इजिप्ट के लिए थी। उस समय गूगल तो नहीं रहता रहा होगा, वर्ल्ड बैंक भी नहीं था, बट जो भी एक प्रिडिक्शन रहा होगा कि इजिप्ट विल बिकम एज बिग एज इंग्लैंड एटसेट्रा। तो ये जो हमारी ये 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल की थ्योरीज हैं, वो 5 साल के बाद कैसे पंक्चर हो जाएंगी पता नहीं है। तो दिस इज मोर ऑफ ए मेंटल सिमुलेशन कि अगर ये हुआ तो ये हो सकता है, अगर ये हुआ तो ये हो सकता है। डेफिनेटिव सेंस में तो हम बात ही नहीं कर सकते। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 55 एंड 70। वर्ल्ड बैंक रहेगा नहीं रहेगा ये भी नहीं पता, यूएस करंट फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता। हो सकता है इंडिया ही 3 पार्ट में हो जाए, गुजरात अलग हो जाए, कोई पार्ट अलग हो जाए, हु नोज, राइट? हाउ कैन वी इवन टॉक अबाउट इंडिया? तो इसलिए वो सब सिमुलेशन है। 5 years 10 years 15 years से ज्यादा आप नहीं सोच सकते हो। करने के लिए आप एक्सेल पे कुछ भी करते रहो, और जो आपके सारे के सारे ट्रेंड्स होते हैं वो 3 to 5 years पे प्ले आउट होते हैं। उसके बाद जो वो ट्रेंड्स चल भी रहे हैं तो उससे भी ज्यादा कोई एक ओवर पावरिंग ट्रेंड आ जाएगा। तो अभी ये यूएस का जो पूरा डिस्कशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉर जोन्स बन गए हैं दो, जिसको फिनिश कर रहा है। हाइपोथेटिकली, आई एम नॉट अ ट्रम्प फैन एंड आई एम नॉट एंटी डेमोक्रेटिक, एंड उस पे डोंट ट्राई टू गेस एंड ऑल। अगर ट्रम्प आया और उसने ये दोनों वार बंद करा दिए और उसने रसिया से सैंक्शन हटा दिया, तो जितना भी हम अभी डिस्कशन के सेट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं वो अनवाइंड हो जाएगा एक झटके में। क्या पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है? तो अगर ये जो जिन मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, दीज आर आउटकम ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल स्टाइल लास्ट 2-3 years, एंड फॉर सम रीजन इट अनवाइंड्स, देन एनी डिस्कशन अराउंड करेंसी एटसेट्रा इज मीनिंगलेस। आप जितना भी करते रहो। दूसरा क्या है कि जो ब्रिक्स वर्ड है वो क्वाइन किया गया था जिमोनील, या मैं फिर नाम इन सबके भूल जाता हूँ नेचुरली, गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट, राइट? ही बिकेम वेरी फेमस। ब्रिक्स वर्ल्ड क्वाइन हुआ। पूरा 2010 में पैसा आया ब्रिक्स में, ठीक है। और 2013 में ऑन रिकॉर्ड लंदन में ही सेड सॉरी फॉर इंक्लूडिंग आई इन ब्रिक्स। ही वाज लाफिंग। वीडियो में पड़ा होगा, मैं आपको कर दूंगा। इट वाज लिटरली लाइक एन एडमिशन ऑफ गिल्ट एंड शेम टू क्वाइन आई inside BRICS. The reality is I is the strongest within the BRIC.
तो जिस बंदे ने क्वाइन किया, जिस बंदे ने उस चीज को लाया, वो बंदा ही 12 साल में सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि यूपीए 2 के समय में जो इंडिया है, दैट इज द इंडिया। Many times one change and then country changes. So we were fragile 5 in 2013. अब हमारी करेंसी गिरती ही नहीं है। यूएस मार्केट को जो अभी हो रहा है क्या कि येन गिरा तो ₹87 पे चला गया, कुछ नहीं हो रहा ना। हो सकता है 2 साल बाद कुछ और हो जाए। तो जब आउटसाइड फैक्टर्स इतने स्ट्रांगली चेंज कर सकते हैं तो 2050-60 की बातें करना सिमुलेशन एक्सरसाइजेस के लिए बढ़िया है, बट बियॉन्ड द पॉइंट उस पर डिबेट करना। इनफैक्ट अगर दोनों का 55 आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट है। 30-40-50% चेंज तो बिल्कुल नॉर्मल है ना यार। मतलब एक बंदे ने एक एनालिसिस की, दूसरे ने अलग एनालिसिस की, दैट्स ओके। व्हाट इज द बिग डील इन इट? So ये सब विद दैट hypothetical model है, I mean human to say. होना ही पड़ेगा ना। आप ही बताओ कि आप मुझे बताओ कि आपके आज से 20 साल के बाद आपका वेट कितना होगा और आपकी नेटवर्थ कितनी होगी, इसका मॉडल बना के आप बताओ विनोद भाई। आप तो अपने बारे में जानते ही हो ना। Right, right. आप Yeah, I got your point. आपसे Yeah. ज्यादा आपके बारे में कौन जानता है? आपके मेंटल मेकअप, आपका फाइनेंशियल सेटअप, आप क्या करना चाहते हो, क्या कर पाओगे। आप अपने बारे में नहीं बता पाओगे तो कंट्री के बारे में क्या बताओगे? Yeah, I'm getting you. Yeah. Yeah, thanks for your insight. Yeah. ओके So Babulal ji, can yeah. Hello, everybody. Hello, Prince. Am I audible? आवाज Am आ I रही है संदीप audible? भाई? या अभी आ रही थी सर आवाज। संदीप भाई आ रही है आपको? हाँ प्रिंस, मुझे आ रही है, बट इज देयर अ क्वेश्चन? Yeah. नॉट श्योर। Yes. So now there is a ठीक है, turbulence. फिर रैप कर देते हैं इफ नो क्वेश्चन। Hello, बाबूलाल hello, जी की तो आवाज नहीं आ रही मुझे। hello. I have Sandeep. I have one ही question. probably Good needs to morning. drop off and rejoin. Sandeep, I have one question. First of all, good ठीक है morning. प्रिंस, मूव टू लाइफ देन कैरी ट्रेड, ये जनरल है। संदीप ये जस्ट एक और बोल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है Yeah. आपको? Do you hear me? मुझे नहीं आ रही है प्रिंस, अगर आपको आ रही है तो आप क्वेश्चन सुन के बता दो या आई कैन हाँ रीजॉइन। हाँ ठीक है, बोलिए। इन्वेस्टिंग मैं बता Yeah. देता हूँ। Actually, I'm 40 years old, and before I used to hear or read a lot of things about the yen strength compared to India, Indian currency. And on that time, it was like the Maruti Suzuki Corporation, like the car company, used to impact a lot due to the yen strength or weakness. I don't know exactly what is the reason. Maybe the components was like engine or something was imported from Japan, and due to this there is an impact. But now, do you think still there is some impact? Yeah, that's all. Thank you. शशांक, कैन यू हेल्प विद द क्वेश्चन? मेरा भी थोड़ा मिस हो गया आवाज की वजह से यार। I did not, quite follow because थोड़ा सा आवाज कट रहा था बीच में. सो Maybe बेसिकली ये I can repeat one more time the impact of this strength of yen and on प्रिंस the काफी Indian क्वालिटी खराब है, currency मुझे and सुनाई नहीं पड़ा। थोड़ा शशांक जी की आवाज सुनाई पड़ी। आप डीएम कर लेना इन्वेस्टिंग भाई, वी कैन So टॉक इफ नीड बी। Sandeep, I think what his question को थोड़ा सा मतलब cursory view मिला तो his impact is the impact of yen would have, like, the yen going down or yen, let's say, strengthening, dollar strengthening against yen. So what would be the consequences of that on the Indian market? नहीं, कुछ नहीं। मतलब सी, छोटी न्यूज हियर एंड देयर डजंट मैटर। इनफैक्ट आप यूएस में भी जो देखिए ना, यूएस में जो मार्केट्स हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो हमेशा हमको लगता है कि स्टॉक मार्केट्स आर लैगिंग इंडिकेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। रियलिटी इज ऑफन डिफरेंट, राइट? सो डेट मार्केट्स आर लीडिंग, followed by stock markets, which is obviously more volatile, and macroeconomics often follow. तो हमें ऐसे लगता है कि यूएस गवर्नमेंट फेड ने रेट्स बढ़ा दी या गिरा दी तो मार्केट्स गिर गए। नहीं, कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट कहता है कि आपको ये करना पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेशंस है, ये कंसेंसस है, अगर ये नहीं करोगे तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स, मुझे अगर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट एक कंट्रोवर्शियल टेक मेरा ये है कि ऑल दिस हाई पेज हेज फंड गाइस ट्रिगरिंग अ मेजर प्रेशर ऑन फेड सो दैट देयर इज अ नैरेटिव विद इन यूएस टू इंश्योर कि फेड बहुत तेजी से रेट कम कर पाए नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। अब ये पॉलिटिकल टेक दे रहा हूँ और इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता दे रहा हूँ। यूजुअली मैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बोलना चाहता हूँ पब्लिक स्पेस में, क्योंकि दिस इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, राइट? हाउ डू यू प्रूव इट? बट लेट मी स्टिल शेयर व्हाट हाउ आई सी इट कि बिल्कुल यूएस मार्केट स्टेबल चल रहे थे और फेड को रेट अगर गिरानी है तो कुछ तो नैरेटिव चाहिए।
तो ऑब्वियसली एक मेजर सा क्रैश ला करके, और उसके बाद अगले 2 महीने 3 महीने में आप देखिएगा तो कम से कम 1 से 1.5%, जो कि वो पहले स्टार्ट कर सकते थे। पहले उन्होंने रेट बढ़ाने में बहुत समय लगाया, अब गिराने में बहुत समय लगाया, और आज से 2 साल पहले से ही यहाँ के जो राइट विंग आउटलेट्स हैं, बीट ट्विटर, बीट एनी हफिंगटन पोस्ट, या जो भी आप हफिंगटन पोस्ट बोल रहा हूँ, ब्रेड बैट, या कहीं पे भी आप कोई भी इनके जो राइट विंग आउटलेट्स हैं, वो 2 साल पहले से बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स बेसिकली लास्ट क्वार्टर में रेट्स चेंज करेंगे, जस्ट जिससे कि एब्सोल्यूट टेम्पो रहे अराउंड इलेक्शंस। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा व्यू 2 हफ्ते या 1 हफ्ते का या ट्रेड का नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। ऐसा कोई टेक्टोनिक शिफ्ट या स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं हो रहा है कि हमारे 2 ईयर व्यू या 1 ईयर व्यू में कोई तकलीफ हो जाए। तो दैट्स द शॉर्ट आंसर। ये सारा डिस्कशन 15 दिन में हो सकता है रिवर्स हो जाए, जहां 2 बार यूएसडी हुआ तो स्टेबिलिटी तुरंत वापस आ जाएगी मार्केट्स में। और येन हमारा मेजर फंडिंग सोर्स नहीं है, सो व्हाट हैपेंस इन येन, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म जायरेशंस होते हैं, ट्रेड्स अनवाइंड होती हैं, सर्टेन डेट स्टाइल, सर्टेन आर्बिट्राज वो स्विफ्ट होती हैं, तो उसमें एसेट प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, बट उसके बाद फिर से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो शॉर्ट आंसर है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना ड्रामेटिक शिफ्ट लाएगा। 1 वीक हियर एंड देयर डजंट मैटर, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने निफ्टी का लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, मंडे को क्या होगा वो मुझे नहीं पता भाई। इतना पता होता तो मैं काफी अमीर होता। Thanks, Sandeep. Do you hear me now? I think नहीं अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं, but we are able. Okay, but I have one more question actually, because Maruti Suzuki, they export probably a lot to the Japan, प्रिंस मैं and also ड्रॉप करके रिज्वाइन कर लेता हूँ इफ आई एम दिस। हाँ संदीप भाई, ये आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है और मोस्टली हमने डिस्कस कर लिया। मेरे को कई रिक्वेस्ट आई हुई है, बट पता नहीं क्या कुछ ग्लिच की वजह से ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। तो एनीवेज इट वाज अ शॉर्ट एंड नाइस डिस्कशन, होप आवर ऑडियंस लाइक्ड इट, एंड इफ यू आर इफ यू ज्वाइन लेट तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगी। थैंक यू संदीप फॉर टेकिंग आउट टाइम, शशांक भाई।